साशा और उसका पार्टनर टॉमी एक बहुत ही मुश्किल चढ़ाई कर रहे हैं और टॉमी के पास एक लकवा कंपास है जिस पर वो अजीब तरीके से भरोसा करता है। बिल्कुल। वो बार बार फिसल रही है और टॉमी उसे टोकता भी है कि उनकी किस्मत अब जवाब दे रही है। और फिर अचानक मौसम बदलता है, बर्फीला तूफान आ जाता है और पहाड़ से भारी पत्थर गिरने लगते हैं। हाँ, और एक पत्थर सीधे टॉमी को लगता है। वो नीचे गिर जाता है और हवा में लटक जाता है। अब वो साशा की रस्सी से बंधा है। बाप रे! साशा उसे खींचने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन टॉमी का वजन साशा को भी मौत की तरफ नीचे खींच रहा है। और आखिर में अपनी जान बचाने के लिए साशा को वो रस्सी छोड़नी ही पड़ती है। हाँ, जब वो 5 महीने बाद सीधे ऑस्ट्रेलिया पहुंचती है, वो भी एक बेहद सुनसान और खतरनाक जंगली इलाके में। वहां का जो रेंजर है वो उसे साफ चेतावनी देता है कि इस जंगल में जो भी अकेला गया है वो अक्सर वापस नहीं लौटा है। सुपरमार्केट वाले दृश्य को ही ले लीजिए। वहां साशा को कुछ अजीब से डरावने दिखने वाले शिकारी परेशान करते हैं। वो घबरा जाती है। और फिर एंट्री होती है बेन की। हाँ, एक बेहद विनम्र शरीफ सा लड़का। वो साशा को उन शिकारियों से बचाता है और उसे अपना बनाया हुआ बीफ चरकी भी देता है, जिसका नाम उसने अपनी माँ के नाम पर जेनोस रखा है। हाँ, साशा अपनी कार के पास खड़ी एक नक्शा समझने की कोशिश कर रही है। वहाँ एक अजनबी आता है जिसे हम बाद में बेन के नाम से जानते हैं। हाँ, बेन। वो साशा को सीधे कोई रास्ता नहीं बताता। वो उसे पूछता है कि क्या तुम आसान रास्ता चुनना चाहोगी या फिर मुश्किल रास्ता। और साशा क्या जवाब देती है? साशा कहती है कि मुझे बस सबसे बेहतरीन रास्ता चाहिए। और फिर बेन उसे ब्लैक स्टोन में जाने की सलाह देता है। जब साशा जंगल में रात को कैंप लगाती हैं तो वहां कुछ शराबी और बहुत ही डरावने दिखने वाले शिकारी आ जाते हैं। उन्होंने एक हिरन मारा है, शोर मचा रहे हैं और उनका बर्ताव भी बहुत अजीब होता है। बिल्कुल। उनमें से एक अजीब सी मुस्कान के साथ साशा से कहता है कि हम तो बस अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग साशा को इतना डरा देते हैं कि वो अपनी कार में छिपकर पेपर स्प्रे हाथ में लेकर बैठ जाती है। जब साशा अगले दिन नदी में अपनी राफ्ट लेकर आगे बढ़ती है और वो ब्लैकस्टोन बे पहुंचती है तो किनारे पर उसे कुछ गायब हो चुके कैंपस का सामान लावारिस पड़ा हुआ मिलता है। और साशा की इसी अनदेखी का नतीजा उसे अगली सुबह भुगतना पड़ता है। बिल्कुल, यहीं से तो अलगाव और गैसलाइटिंग शुरू होती है। हाँ, जब वो अगली सुबह उठती है तो उसका बैग गायब होता है। उसी बैग में उसका फोन था और खाने का सारा सामान भी। इतना ही नहीं, उसके टेंट में एक सांप भी मिलता है। वो पूरी तरह से दहशत में आ जाती है। अगले दिन जब वो बेन के डेरे पर पहुंचती है तो बेन एक क्लासिक प्रेडेटर, मतलब एक खूंखार शिकारी की तरह बर्ताव करता है। लेकिन वो हमला तो नहीं करता। यही तो चाल है, वो सीधे हमला नहीं करता। बेन साशा को अपनी गुफा में बैठाता है, उसे मछली पका कर देता है, पेड़ों से ताज़ा पानी निकालने का तरीका सिखाता है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा धमाका तो तब होता है जब साशा उन शराबियों का जिक्र करती है। हाँ, बेन मुस्कुराता है और साशा से कहता है कि उसे पता है कि उन शराबियों ने क्या किया, क्योंकि वो रात के उस घने अंधेरे में वहीं मौजूद था। और फिर वो हंसते हुए कहता है कि तुम बहुत स्पेशल हो, बिल्कुल मेरी माँ की तरह। साशा बहुत ही शांति से अपनी प्लेट नीचे रखती है और चुपचाप वहाँ से निकलने का फैसला करती है। वो सोचती है कि शायद वो उसे जाने दे। हाँ, लेकिन बेन उसे रोक लेता है और उसी पल साशा की नजर बेन की कलाई पर पड़ती है। बेन ने साशा का ही ब्रेसलेट पहना हुआ था। अब तो कोई शक बचा ही नहीं था। बेन अपनी गुफा के अंदर जाता है। बाहर आते समय वो साशा के बैग को उसकी तरफ फेंकता है। उसके हाथ में एक खौफनाक क्रॉसबो है और सबसे अजीब बात, उसके हाथ में एक स्पीकर है। वो स्पीकर पर एक गाना चलाता है और साशा से कहता है कि जब तक ये गाना बज रहा है साशा को अपनी जान बचाने के लिए भागना चाहिए। और फिर एक असली खतरनाक पीछा शुरू होता है। जंगलों, झरनों और घाटियों के बीच से साशा जान बचाने के लिए भाग रही है। साशा अपनी जान बचाने के लिए एक झरने से छलांग लगाती है और अपनी नाव खो देती है। हाँ, और फिर जंगल में उसे वो लावारिस फोन मिलता है। उस फोन पर एक लापता परिवार का वीडियो चल रहा है और वो कैमरे में देखकर कह रहे हैं कि नमस्ते बेन। मतलब कोई अपनी जान बचाकर भाग रहा हो और उसे अचानक ये एहसास दिलाया जाए कि वो इस खौफनाक खेल का पहला मोरा नहीं है। ये सोचकर ही अजीब सा लगता है। और फिर जब साशा दूरबीन से अपनी नाव की तरफ देखती है तो बेन वहीं खड़ा है, सीधा उसकी तरफ देख रहा है और मुस्कुरा रहा है। वो तीरों से बचती है, नदी के तेज बहाव से लड़ती है और अपना पेपर स्प्रे भी तैयार रखती है। हाँ, पर यह संघर्ष तब एक भयानक रूप ले लेता है जब साशा अपनी नाव वापस पाने की कोशिश करती है। वो संगीत बजने वाला हिस्सा। हाँ, वो पानी में छिपकर नाव तक पहुंचने की कोशिश करती है पर पानी के अंदर एक जाल में फंस जाती है और बेन उसे पकड़ लेता है। वो साशा को पानी वाले जाल से निकालता है, उसे गुफा में ले जाकर बांधता है और फिर फल खिलाता है। अगले दिन
वो उसके पार्टनर की पहाड़ों में हुई मौत पर सवाल उठाता है। साशा खुद को बचाते हुए कहती है कि वो एक एक्सीडेंट था, पर बेन तुरंत पॉइंट आउट करता है कि इसका पार्टनर तो बहुत एक्सपीरियंस था। तो वो उसके अंदर एक डाउट पैदा कर रहा है। हाँ, वो उसे डिफेंसिव होने पर मजबूर कर रहा है। हाँ, उसे अंदर से हिला रहा है। और वेट, साशा भी तो शांत नहीं बैठी थी। जैसे ही उसको एक लोहे की रॉड दिखती है वो उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन बेन का रिएक्शन यहाँ सबसे चौंकाने वाला था। वो उसे तुरंत पानी में फेंक देता है। हाँ, वो उसे पानी में फेंक देता है और चैन से नाव के पीछे घसीटने लगता है। और उस नदी की तेज धार से निकलने के बाद जब वो घाटी के पास एक शांत जगह पहुंचते हैं तो बेन उसे एक नया गियर पकड़ा देता है, यानी ये खेल खत्म नहीं हुआ। जब साशा और बेन उस गुफा में प्रवेश करते हैं, अब वो बेन की दुनिया में है जहां उसके अपने विकृत नियम चलते हैं। बेन उसे एक ऐसे हिस्से में ले जाता है जहां कई शव लटके हुए हैं। डेड बॉडीज, पूरा एक बुचर हाउस जैसा सेटअप है। एग्जैक्टली। और साशा दहशत से कांप रही है, लेकिन बेन उसे लगातार आगे घसीट रहा है। और फिर हम देखते हैं कि बेन के आसपास कटे हुए अंग पड़े हैं, ऑर्गन्स और बॉडी पार्ट्स। वहाँ बीफ जर्की के पैकेट रखे हैं और तभी ये खौफनाक खुलासा होता है कि वो बीफ जर्की असल में इंसानी मांस से बनी है। हाँ, वही ह्यूमन फ्लैश जिसे वो प्रोसेस करके रख रहा है। बेन बताता है कि ये कोई खेल या हत्या नहीं है, बल्कि एक रस्म है। और फिर वो अपने दांत दिखाता है। हाँ, बेन गुफा में साशा को बताता है कि कैसे कुछ पुरानी जनजातियां मानती थी कि शिकार का लीवर खाने से उसकी आत्मा शिकारी के अंदर आ जाती है। लेकिन बातों ही बातों में साशा को बेन की एक बहुत बड़ी कमजोरी पता चल जाती है। उसका मदर कॉम्प्लेक्स। एकदम सही। बेन की माँ ने ही उसे बचपन में इस जंगल में रखा था और उसके दिमाग में ये सारी पागलपन वाली बातें भरी थीं। और बेन साशा को बताता है कि वो बिल्कुल उसकी माँ जैसी स्पेशल है। और साशा इसका जो फायदा उठाती है वो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। वो क्या करती है? वो उसकी माँ की तस्वीर देखकर मुस्कुराती है, एक झूठी सहानुभूति दिखाती है और बेन को अपने करीब आने देती है। हाँ, और जैसे ही बेन अपनी गार्ड पूरी तरह से नीचे करता है और जैसे ही बेन उसे गले लगाता है, साशा अपना वार करती है। वो बेन के पैर पकड़ती है और उसका कान इतनी जोर से काटती है कि खून बहने लगता है। इस अचानक हुए हमले से बेन तिलमिला जाता है और खुद को छुड़ाने की कोशिश में वो रस्सी टूट जाती है जिससे साशा बंधी थी, और फिर दोनों पानी में गिर जाते हैं। बेन साशा को जंजीर से खींचता है, खुद भी पानी में गिरता है और उसका सिर किसी चीज से टकराता है जिससे वो कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है। साशा खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी बेन को होश आ जाता है। वो साशा पर हावी हो जाता है, उसे चोक करने लगता है, यानी उसका गला घोटने लगता है। साशा की आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है, वो बस मरने ही वाली है। वो साशा को मारते मारते रुककर उसे सहलाने लगता है। बेन का दिमाग उस पल साशा को साशा के रूप में नहीं बल्कि अपनी माँ के रूप में प्रोसेस कर रहा था। जैसे ही बेन सहलाने के लिए रुकता है, साशा उसे मुक्का मारती है, एक भारी पत्थर उठाती है और उसके पैर पर तब तक वार करती है जब तक कि बेन की हड्डी टूट नहीं जाती। वो उसे पूरी तरह से अपंग बना देती है। इसके बाद कहानी में एक ठहराव आता है। शाम ढलती है, रात का सन्नाटा छा जाता है और दोनों शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुके हैं। साशा बेन से बात करती है। वो उसे अपना वो सच उगल देती है जो उसने किसी को नहीं बताया था। वो पहाड़ों वाली बात। वो बेन को बताती है कि पहाड़ों पर टॉमी गिरा नहीं था, बल्कि साशा ने खुद उस रस्सी को छोड़ दिया था। तो ये रात इसी भारी अपराध बोध और सन्नाटे में कटती है। लेकिन अगली सुबह रोशनी के साथ अब सामने एक व्यावहारिक चुनौती है, उस जगह से बाहर निकलना। बेन बताता है कि जंगल के रास्ते सड़क तक पहुंचने में 12 दिन लगेंगे। और बेन तो अब चल नहीं सकता। बिल्कुल। साशा सामने की खड़ी चट्टान को देखती है और फैसला करती है कि वे ऊंचाई पर चढ़ेंगे। वो जानती है कि बेन का घाव खराब हो रहा है और वो वैसे भी इन्फेक्शन से मर जाएगा। साशा बेन के लिए एक हार्नेस बनाती है, बदले में बेन उसे हथकड़ी से आजाद कर देता है। वे दोनों एक दूसरे से बंधे हुए उस दीवार पर चढ़ना शुरू करते हैं। और मजे की बात देखिए, बेन अभी भी अपना ईगो नहीं छोड़ पा रहा है। बेन लगातार उसे धमकी दे रहा है कि अगर उसने उसे गिराने की कोशिश की तो वो साशा को भी अपने साथ नीचे खींच लेगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा टॉमी के साथ हुआ था, है ना? एकदम वैसा ही। दोनों एक रस्सी से बंधे हैं और एक की जान दूसरे के हाथ में है। जैसे ही साशा बेन की नजरों से ऊपर पहुंचती है और चट्टान के किनारे पर आती है, वो खुद को बेन की रस्सी से अलग कर लेती है। वो रस्सी को एक पेड़ के भारी लट्ठे से बांधती है और फिर उस लट्ठे की गांठ खोल देती है। जब बेन नीचे से रस्सी खींचता है तो वो सीधे नीचे मौत के मुंह में जा गिरता है।
इसके बाद वो चट्टान का आखिरी हिस्सा बिना किसी रस्सी के चढ़ती है। वो पूरी तरह घायल है लेकिन ऊपर पहुंच जाती है। उसे एक कार मिलती है, रेंजर को खबर दी जाती है और उन तमाम लापता लोगों का सच दुनिया के सामने आ जाता है। और इस खौफनाक सफर का अंत एक बहुत ही शांत लेकिन गहरे दृश्य के साथ होता है। साशा समुद्र के किनारे बैठी है। उसके हाथ में टॉमी का कंपास है। हाँ, वो कंपास जो अब तक उसके गले में एक भारी पत्थर की तरह लटका था, वो उसे चूमती है और पानी में फेंक देती है। विशेषज्ञ के तौर पर मैं कहूंगी कि उस कंपास को समुद्र में फेंकना इस बात का प्रतीक है कि साशा का ऑपरेटिंग सिस्टम अब पूरी तरह रीसेट हो चुका है। रीसेट हो गया है। वो कंपास सिर्फ दिशा नहीं दिखाता था, वो साशा को बार बार ये याद दिलाता था कि वो एक अपराधी है। उसे फेंककर साशा ने खुद को माफ कर दिया है और वो अब अतीत के बंधनों से मुक्त है। ये पूरी चर्चा सिर्फ एक जंगल से बच निकलने की कहानी नहीं थी। ये दिखाती है कि कैसे परिस्थितियों का मारा इंसान अपनी खोई हुई ताकत दोबारा खोज लेता है। साशा का सफर शिकार बनने से लेकर अपने जीवन का नियंत्रण वापस लेने तक का था। बिल्कुल। लेकिन ये सब सुनकर दिमाग सुन सा हो जाता है। एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। वो क्या? क्या किसी भयानक आघात या जानलेवा खतरे से बचकर निकलने के लिए इंसान को अपने अंदर के एक ऐसे कठोर और क्रूर हिस्से को जगाना पड़ता है जिसके अस्तित्व के बारे में उसे खुद भी पहले से कोई जानकारी नहीं होती? ये बहुत गहरा विचार है। और जब दिमाग का वो आदिम हिस्सा एक बार जाग जाए तो क्या आप कभी वापस वो सामान्य इंसान बन सकते हैं जो आप पहले थे? इस सवाल के साथ ये चर्चा श्रोताओं को लंबे समय तक विचार करने पर मजबूर करेगी। आज के लिए बस इतना ही।